नमस्ते। आज हम मशीन लर्निंग की एक दिलचस्प चीज पर बात कर रहे हैं, डिसीजन ट्रीज। हाँ बिल्कुल। ये देखने में काफी सीधे लगते हैं, किसी फ्लो चार्ट जैसे, पर असल में काफी पावरफुल हो सकते हैं। सही कहा। हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक अध्ययन भी है इस पर। हाँ, और वो स्रोत भी यही बताता है कि इनकी बनावट वाकई एक फ्लो चार्ट जैसी ही है। बिल्कुल। सोचिए जैसे एक पेड़ होता है ना, इसमें कुछ सवाल होते हैं। नोड्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, नोड्स। फिर उन सवालों के जवाबों के आधार पर रास्ते निकलते हैं, यानी शाखाएं। हाँ शाखाएं। और फिर अंत में एक नतीजा आता है, लीफ नोड। एग्जैक्टली लीफ नोड। वो नतीजा या तो कोई कैटेगरी हो सकती है जैसे हाँ या ना, या फिर कोई वैल्यू, कोई नंबर। सही। तो आज का मकसद ये है कि ये समझें कि ये काम कैसे करते हैं, मतलब ये डेटा साइंटिस्ट के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। हाँ, यही देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेड़ ये फैसले लेता कैसे है? मतलब कौन सा सवाल पहले पूछना है, ये कैसे तय होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, इसका जो कोर आइडिया है वो है डेटा को सबसे अच्छे तरीके से बांटना। सबसे अच्छे तरीके से। हाँ, एल्गोरिदम ये देखता है कि किस सवाल पर, मतलब किस फीचर पर डेटा को स्प्लिट करें ताकि जो ग्रुप्स बने वो ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हों। शुद्ध मतलब एक जैसे। हाँ, एक जैसे। मान लीजिए लाल और नीली गेंदें मिक्स हैं, तो आप चाहेंगे कि बंटवारे के बाद एक तरफ ज्यादातर लाल हो और दूसरी तरफ ज्यादातर नीली। अच्छा ठीक है, ये समझ आया। और मैंने सुना है कि इसके लिए कुछ तरीके यूज होते हैं, गिनी इम्प्योरिटी, इंफॉर्मेशन गेन, ये क्या चीजें हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेथड्स हैं। देखिए, गिनी इम्प्योरिटी बस ये मापता है कि किसी ग्रुप में कितनी मिक्सिंग है। अच्छा। जैसे अगर ग्रुप में आधी लाल आधी नीली गेंदें हैं तो वो बहुत इम्प्योर है, गिनी वैल्यू ज्यादा होगी। ओके। और इंफॉर्मेशन गेन? इन्फॉर्मेशन गेन ये देखता है कि जब हमने किसी सवाल के आधार पर डेटा बांटा तो ये इम्प्योरिटी कितनी कम हुई। अच्छा। तो पेड़ हमेशा वो सवाल चुनता है जिससे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन हो, मतलब इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा घटे। समझ गया। तो पेड़ हमेशा क्लैरिटी की तरफ जागता है, और इनका इस्तेमाल सिर्फ क्लासिफिकेशन, मतलब हाना वाले फैसलों के लिए होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों काम कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन तो करते ही हैं, जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं, या कोई ग्राहक कुछ खरीदेगा या नहीं, उसके बिहेवियर के आधार पर। राइट। और दूसरा वाला रिग्रेशन, वो क्या है? रिग्रेशन में ये किसी नंबर का अनुमान लगाते हैं। नंबर का? जैसे किसी घर का साइज, लोकेशन वगैरह देखकर उसकी कीमत बताना। यहाँ पेड़ डेटा को ऐसे बांटता है कि हर ग्रुप में वैल्यूज, मतलब कीमतें आसपास हों, उनमें ज्यादा फर्क ना हो। अरे वाह, ये तो बड़ा वर्सेटाइल है फिर। तो क्लासिफिकेशन भी और रिग्रेशन भी। हाँ जी। तो इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? स्रोत ने कुछ फायदे तो बताए होंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ा फायदा तो इनकी सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब आप देख सकते हैं कि पेड़ ने कौन से सवाल पूछकर किस रास्ते से फाइनल फैसला लिया। ये ब्लैक बॉक्स जैसा नहीं है। हाँ, ये समझना आसान है कि मॉडल क्या सोच रहा है। एग्जैक्टली। और दूसरा, ये नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक मतलब इन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा किसी खास गणितीय पैटर्न को फॉलो करता है या नहीं। ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा। और मैंने ये भी पढ़ा है कि ये बताते हैं कि कौन से फीचर्स ज्यादा जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल। जो सवाल पेड़ में ज्यादा ऊपर पूछे जाते हैं वो आमतौर पर ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सी जानकारी फैसले के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये तो बहुत यूजफुल है। हाँ, और ये थोड़े बहुत गलत डेटा पॉइंट्स, जिन्हें आउटलायर्स कहते हैं, उनसे भी ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन कुछ कमियां भी होंगी, कुछ लिमिटेशंस। हाँ बिल्कुल है। चुनौतियां तो होती ही हैं। सबसे कॉमन है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग, ये शब्द बहुत सुना है। हाँ, इसका मतलब है कि पेड़ ट्रेनिंग वाले डेटा को, मतलब जिस डेटा पर उसे सिखाया गया है, उसे कुछ ज्यादा ही बारीकी से सीख लेता है। रट लेता है एक तरह से। हाँ, एक तरह से। अच्छा। तो जब नया अनदेखा डेटा आता है उस पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। हाँ। जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ गाइड के सवाल रट ले तो एग्जाम में नया सवाल आने पर अटक जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये नए सिचुएशन में फेल हो सकता है। और क्या दिक्कतें? दूसरी बात, ये डेटा में छोटे मोटे बदलावों से भी काफी बदल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा डेटा बदला और हो सकता है पूरा पेड़ ही अलग बन जाए। ओह, ये तो अस्थिरता हुई। हाँ, इंस्टेबिलिटी।
और कभी-कभी ये उन फीचर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं जिनमें बहुत सारी अलग-अलग वैल्यूज होती हैं। अच्छा, तो फिर इन मुश्किलों से निपटने के तरीके भी होंगे? जरूर है। एक कॉमन तरीका है प्रूनिंग। प्रूनिंग, जैसे पेड़ों की छटाई। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसमें पेड़ की वो शाखाएं काट दी जाती हैं जो ज्यादा काम की नहीं है या ओवरफिटिंग कर रही हैं। दिलचस्प। और फिर है एन्सेम्बल मेथड्स, जैसे रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट, जंगल? हाँ, समझ लीजिए बहुत सारे डिसीजन ट्री का जंगल। इसमें कई सारे पेड़ मिलकर फैसला करते हैं। अकेला पेड़ शायद गलती करे, पर पूरा जंगल मिलकर ज्यादा भरोसेमंद नतीजा देता है। वाह, तो टीम वर्क जैसा? हाँ, कह सकते हैं। इसी तरह ग्रेडियंट बूस्टिंग भी एक पॉपुलर टेक्निक है। समझ गया। तो ये तो काफी पावरफुल टूल है अगर सही से इस्तेमाल किया जाए। और असल दुनिया में कहाँ-कहाँ यूज होते हैं ये? अरे बहुत जगह। हेल्थ केयर में देख लीजिए, बीमारी डायग्नोस करने में या इलाज कितना सफल होगा ये अनुमान लगाने में। अच्छा। फाइनेंस में लोन अप्रूवल, फ्रॉड डिटेक्शन, इन सब में। मार्केटिंग में कस्टमर्स को सेगमेंट करना, उनकी खरीदने के पैटर्न समझना। मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल में। वाकई इनका इस्तेमाल तो काफी फैला हुआ है। तो हाँ, कुल मिलाकर डिसीजन ट्रीज मशीन लर्निंग का एक बहुत ही फंडामेंटल और जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। समझने में आसान, पारदर्शी और क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन दोनों के लिए काम के। हाँ, ये डेटा से सीखने और फैसले लेने का एक बहुत ही सीधा तरीका दिखाते हैं। हाँ, मानते हैं कि ओवरफिटिंग जैसी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन उनसे निपटने के तरीके भी मौजूद हैं, जैसे प्रूनिंग और रैंडम फॉरेस्ट। सही कहा। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे सिंपल नियमों की एक सीरीज से कॉम्प्लेक्स निर्णय भी लिए जा सकते हैं। अब जाते जाते एक सवाल दिमाग में आ रहा है। पूछिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिसीजन ट्री की यही सरलता जो इनकी ताकत है, वो इनकी कमजोरी बन जाए, खासकर जब डेटा बहुत बड़ा हो या बहुत कॉम्प्लेक्स हो? मतलब क्या ये मुमकिन है कि इस सादगी के चक्कर में हम डेटा में छिपी कुछ गहरी, ज्यादा बारीक जटिलताओं को नजरअंदाज कर दें? ये सोचने वाली बात है। क्या सरलता कभी-कभी गहरी समझ की कीमत पर आती है? एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।